खौला खून नहीं जो तुम समझ लो फिर वो पानी है। कुछ करके दिखाओ ना तो फिर वो कैसी जवानी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में आने वाले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं उसके बारे में जो 50 तक क्वेश्चन मैंने कराने के लिए कहा था, आज के क्लास में पूरे होने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो 26 से जो बचे थे 50 तक उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 1 से 25 तक मैंने पहले पार्ट में करके दिखा दिया है। आज की क्लास में 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा और आसानी से सिखाऊंगा, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं और आसानी से सिखाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से लेकर 50 के अंदर ही इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे अलग नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये जान लेना है आपको, बिल्कुल पक्का है, एकदम गारंटी। तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 26 हमारा कह रहा है बिंदु -3, 4 की x अक्ष की दूरी है। तो जब आपको दे रखेगा क्या, यक्स अक्ष की दूरी, यक्स अक्ष, ठीक है, आपको देगा यक्स अक्ष और आपको बिंदु देगा जो, वो क्या देगा, ध्यान दो, -3 या कोई भी दे दे बिंदु। तो जब आपको यक्स अक्ष कहेगा और दूरी यक्स अक्ष की दूरी, तो आपको y वाले बिंदु को बताना है। ये देखिए, ये x होता है, ये y होता है, तो दूरी बताना है तो y वाला बताना है। यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यही y हो जाता तो आपको क्या बताना होता, तो x बताना होता। ये बात ध्यान रखना। बस हो गया सवाल। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 26 क्वेश्चन आपका हो गया। अब 27 नंबर है, उसको भी देखते हैं। 27 नंबर हमारा क्या कह रहा है, शीर्ष दिया हुआ है वाले त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो आपको पता है यहाँ निर्देशांक दे रखा है सर। चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बहुत ही सिंपल है। निर्देशांक आपको दे रखा है 0,4, एक लिख लो 0,0 और एक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखते हैं 3,0। ये आपको निर्देशांक दे रहा है। अब आप जानते हो इसकी और इसकी दूरी निकाल लो। क्या निकाल लो, दूरी। तो ये आपका भुजा, ये आपका माप पता चल जाएगा कितनी लंबाई है इसकी, ठीक है। इसकी दूरी निकाल लो, इसकी दूरी आपको पता, लंबाई पता चली जाएगी, माप पता चल जाएगा। और इसको इससे निकाल लो, इसका माप पता चल जाएगा। उसके बाद तीनों को जोड़ देना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। दूरी का तो फार्मूला आप जानते ही हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते ही हो, आसानी से आ जाएगा। इसका स्क्रीन पर लगाकर दिखा भी देते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। इसकी दूरी याद करो और इसकी दूरी याद करो, इसकी दूरी याद करो, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा ऑप्शन कौन, तो सी आ जाएगा। और वो आपका क्या है, 12 है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसको भी देखते हैं। कोई समस्या नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अब 28 नंबर देखिए, त्रिकोणमिति से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, तो cos 3a = 1 कह रहा है। a का मान बताइए। बहुत ही सिंपल है। चलिए, जब आपको ऐसा दे, ये इधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा सर, तो ये बटे में हो जाएगा। इधर क्या, cos 3a बचेगा, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बताओ भैया, ये cos 3a हो गया, ये cos कितने का मान है, जल्दी से बताओ। तो cos 60 का मान है सर, जरा बताओ cos 60 का है या नहीं है, तो cos 60 का मान है। अगर cos 60 का है तो ये cos कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा 3a बचेगा और इधर हमारा 60 बचेगा। तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, जरा ध्यान से देखो। तो आपका ऑप्शन है सी, ये भी आपका ऑप्शन
क्या है सी। बहुत ही सिंपल था, हो गया, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे सवाल आएंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे, ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। बस आपको थोड़ा आना चाहिए, दिमाग में आपको मान आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, उसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है भैया, तो साइन ए बराबर आपको 4/5 कह रहा 10 का मान ज्ञात कीजिए। 10 किसका मान, 10 ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या लिख देते हैं, आपको पता होता है लाल बट्टे कक्का होता है ना फार्मूला, ये साइन होता है, तो साइन यानी लंब बटे कर्ण। आपको क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण। तो आपको कर्ण पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये देखिए कर्ण है तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आप जानते हो। तो बताइए कर्ण आपका क्या है, तो कर्ण आपका 5 है यहाँ, और ये लंब कितना है, तो लंब आपका 4 है सर इसका, और ए आपको पता नहीं है, ज्ञात कर लेना है। चलिए 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका इतना ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 9 बचेगा, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। ये आपका 3, ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये आपका 3 आ गया। अब ए का मान आपको पता चल गया क्या, 3। अब आपको 10 बराबर क्या होता है, तो जानते हो साइन कास होता है, 10 ये होता है, तो लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, 3 है, आधार क्या है, लंब क्या है, जरा ध्यान से देखो, तो लंब आपका 4 है। चलिए लंब 4 है, आधार क्या है, तो आधार अभी आपने निकाला है 3, ये आपका आ गया। कौन से ऑप्शन में है, जरा ध्यान से देखो, तो आपका ऑप्शन जो है वो 4/3 कौन सा है, तो सी है, ये भी आपका सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से ये भी हो गया। अब 30 नंबर देखते हैं, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से, बस ध्यान से देखते जाओ और दिमाग में अपने बैठाते जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो सेक आपको दे रखा है सेक ए प्लस 10a, ठीक है, ये ब्रैकेट में दे रखा है, फिर आपको 1 माइनस साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए, ठीक है, साइन ए ये दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 अपान क्या होता है, 1 अपान सेक का 1 अपान कास ए होता है, और इसका क्या होता है, तो साइन बट्टे क्या होता है, कॉस होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, वेरी इजी। आधार समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, आप जानते ही हो। ये कास केवल एक बार ही बचेगा। अब तुम इसका क्या करोगी, ध्यान से देखो, गुणा भी करना है समय आने के अनुसार। चलिए इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इसका हम गुणा करा देते हैं इसमें, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए। अब गुणा करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, कोई समस्या इतने में, और ये आपका कास। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है, सर क्या पता है, तुम्हें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कास स्क्वायर। क्या होता है, कास स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। अब ये तो ये 2 बार है, एक बार कट जाएगा तो एक बार हमारा बच जाएगा, कास ए आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, ज़रा ध्यान से देखो, तो ये हमारा ऑप्शन में है 30वां का डी, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही। चलिए इसको भी लगाते हैं, आपका क्या है 31 नंबर, बहुत ही इजी है, बड़े ही सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, आपका कह रहा है, देखिए नोट करवा देते हैं, 10(1) अंश 10(2), फिर ठीक है 10(2) अंश, चलिए इसको लिख देते हैं 10(2) अंश 10(3) अंश 10(3) अंश डैश डैश 10 आपको 88 अंश 10
89 89 अंश ये आपको दे रखा है और कह रहा मान बताइए। चलिए मान इसका चुटकियों में बताते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हो। सर क्या जानते हैं? तो तुम जानते हो कि tan 90 क्या tan 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। 90 इसका मान आप ऐसे लिख सकते हो और इसके बराबर क्या हो जाता है cot हो जाता है। तो ये देखिए cot t हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। तो थीटा के स्थान पर 2 है तो 2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। अब ये इस तरह हो गया तो इसके बराबर देखिए यहाँ आपका 2 है तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा इतने के बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे तो आप जानते हो कि cot इंटू tan 2 बराबर क्या होता है 2 1 होता है नहीं होता है। तो ऐसे हल करने पर हमें पूरा क्या प्राप्त हो जाएगा 1। तो जब भी हल करेंगे तो पूरा ऐसे क्या प्राप्त हो जाएगा 1 ही प्राप्त होगा। तो गुणा करेंगे हमारा 1 ही आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है इसका क्या होगा डी। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो वहाँ आपको आंसर जब 1 मिले फटाक से लगा दो, क्योंकि इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। कैसे, अभी मैंने इस फार्मूले के आधार पर आपको दिखा दिया। एक उदाहरण के माध्यम से आप भी दिखा सकते हैं, हो जाएगा। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण दिखा दीजिए। इसी प्रकार ये सबका मान 1 गुणे 1 गुणे 1 हो जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 31 नंबर। अब चलिए 32 नंबर पर बात करते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीधा दिमाग में बैठाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लोगे तो पेपर पक्का है एकदम सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि इससे अलग आता ही नहीं है। चलिए 32 नंबर हमारा क्या कह रहा है, यदि tan क्या कह रहा है tan a बराबर sin a, तो a का मान बताइए। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल ये भी है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप जाने, आज से जाने, अगर नहीं जानते हैं ये बातें कि tan का फार्मूला होता है sin अपॉन cos a। जब यहाँ a है तो a हो जाएगा, ठीक। और ये आपका साइन है ही, तो यहाँ इसके नीचे एक ये और ये कट जाएगा, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर देते हैं, ऊपर 1 बचेगा और नीचे इधर cos a बचेगा, इधर हमारा 1 बचेगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ज़रा बताओ। तो इधर केवल 1 बचेगा, इधर cos a हो जाएगा। अब ये किसका cos किसका मान है 1, तो आप जानते हो cos 0 का मान है क्या 1। cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो cos कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आप कौन सा ऑप्शन में है ज़रा ध्यान दो। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन है a। तो विकल्प आपका a सही हो गया। बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो गया, ठीक है। 0 आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा 0। चलिए ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 32 हो गया ना। अब हम 33 नंबर पर बात करते हैं। चलिए 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। 33 नंबर हमारा कह रहा है एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, तो ज़मीन पर इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितना है 20 और 20√3, ठीक है। ये दे रखा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से आपका उन्नयन कोण क्या बनेगा, उन्नयन कोण होगा क्या, ये आपको थीटा बताना है। क्या बताना है थीटा। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो आप जब भी याद करेंगे तो लंब और आधार क्या हो जाता है tan, लंब बटे आधार tan थीटा हो जाता है। इसका नाम चाहे तो रख दे ABC, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे थीटा कर लें, चलिए थीटा कर लेते हैं। tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार
20/√3। ठीक, अब ये इससे ये कट जाएगा, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ये आप जान लो कि कुछ नहीं करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हमारा लंब है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है और ये हमारा आधार हो गया। तो इसको लिख दिए, ठीक है, लंब बटे आधार पर, लंब बटे आधार फार्मूले पर। और ये कट गया तो हमारा 1 क्या बचा, √3। अब तुम्हें पता है 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 tan 30 का होता है। किसका होता है, tan 30। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से आ गया। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बात क्या करते हैं, तो अब हम बात करते हैं किस पर। तो हमारा हो गया ये 33 नंबर ना, 33 हो गया। तो अब हम बात करते हैं 34 नंबर पर। चलिए 34 नंबर भी बहुत इजी है, सिंपल है। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो क्या कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए मीनार है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर, और ये कितने अंश का कोण बनाती है, अवनमन कोण। तो आप जानते हो अवनमन कोण किसको कहते हैं, और उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन। ये 30 अंश, तो ये हमारा 30, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। और ये हमारा 75, ये हमें पता नहीं, ये हमें ज्ञात करना है मीनार से, और कार की दूरी ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही सिंपल है। तो आप जानते हो tan 30 बराबर 75 बटे क्या लिखो, यक्स लिखो। tan 30 क्या होता है, √3, और ये हमारा 75 है ही, ये हमारा यक्स है। तो इसका इधर गुणा करेंगे, यक्स हो जाएगा, और ये हमारा 75√3 हो जाएगा, 75√3। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ज़रा ध्यान से देखिए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से 34 नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के। बहुत ही ध्यान से देखना है तुमको, कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत ही इजी है, बस देखते जाओ समझते जाओ। तो 35 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 35 नंबर हमारा कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा वृत्त है, इस पर एक बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं। तो बाह्य बिंदु यहाँ मान लो है कोई बाह्य बिंदु, तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, केवल 2 स्पर्श। ये अगर काट देती हैं तो स्पर्श रेखा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो केवल 2, ठीक है, एक बाह्य बिंदु से केवल 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 36 नंबर का, बी सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका 36 नंबर। अब 37 नंबर देखिए। तो 37 नंबर आपको दे रखा है कि 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त है बाह्य, क्या दे रखा है, बाह्य वृत्त की एक जीवा AB जो वृत्त के अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको एक बार बना देते हैं और चित्र के माध्यम से समझा भी देते हैं आपको बड़े ही आसान तरीके से। चलिए ध्यान देते हैं इसको और आसानी से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देते हैं। एक आपका वृत्त ऐसा है कि संकेंद्रीय वृत्त है। क्या है, संकेंद्रीय। सर क्या होता है, इसमें केंद्र एक होता है
और वृत्त कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। वृत्त कितने होते हैं? 2। अब क्या कह रहा है, एक त्रिज्या आपको दे रखा है कितना? एक त्रिज्या आपकी 3 है छोटे की, ठीक है, और दूसरी त्रिज्या आपको क्या दे रखा है? तो दूसरी जो है वो आपकी है 5। क्या है? 5। ठीक। अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जीवा है वो क्या कर रही है? जो छोटा वृत्त है उसको स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ठीक है, किस बिंदु पर? पी बिंदु पर। ये देखिए, ये छोटी जीवा है 3 सेंटीमीटर और ये पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। छोटी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर जो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और ये हमारा जीवा है। क्या है? जीवा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है 3 है, ये आपका 5 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिक है। ठीक है, आप देखिए, आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, आपका ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा तो जीवा की लंबाई आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं क्या कि ये 4 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, ये आप जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या? 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है वो सही है, आप लोग कह सकते हैं क्या? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये आपका हो गया 37 नंबर। अब 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर में सर कैसे करेंगे? बस देखते जाओ, तुम क्या करो, केवल देखते जाओ। ये खेल है, मैथ एक खेल है। 38 नंबर क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई आर से सेमी लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके आसानी से दिखाते हैं। तो इसमें आपको विकल्प दे रखा है क्या? पाई आर स्क्वायर बट्टे 12। ये आपका ऑप्शन बी है और यही आपका सही है। सर कैसे? तो आपको पता है, आप लोग इस कह सकते हैं कि 1 मिनट में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, यानी 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। कितनी चक्कर? एक चक्कर घड़ी की पूरी लगाती है। अब कह रहे हैं कि एक मिनट में, अगर 1 मिनट में लगाना हो सुई को चक्कर, तो कितना मिनट लगेगा? तो ये भाग कर देंगे 60 से। ठीक है, अब समझो, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट, और एक चक्कर कितने? 60 मिनट में लगाती है, और 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी? तो 1/60। अगर मान लो 5 मिनट में लगाना हो तो आपको क्या करना है? 1 ये लिखा हुआ 60, तो 5 से गुणा कर देना है। 12 पंचे 60, यानी आपका 1/12 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/12 आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना था? आपको ज्ञात करना था क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको ऐसे इससे क्या कर देना है? क्षेत्रफल से 1/12 को गुणा कर देना है। फटाक से आपका क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टे 12। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब हम 39 को सॉल्व करके, 38 हो गया, 39 को सॉल्व करके दिखाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो 39 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। 39 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 8 सेंटीमीटर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, आपका वृत्त है और इसमें 8 सेंटीमीटर, कितने का? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। अगर इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी जो व्यास क्या है? 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाली
वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो जब ये आपका त्रिज्या 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। इसका व्यास हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। तो जब व्यास आपका 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि इसको दोनों को जोड़ोगे 2 गुणे आर तो आपका 2 8 आपका हो जाएगा 16। अब आप जानते हो कि विकर्ण की लंबाई वर्ग के विकर्ण, अगर नहीं जानते हो तो आज देख ली, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर व्यास, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप जानते हो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण की लंबाई का वर्ग बटे 2। तो आपका विकर्ण कितना दे रखा है, 16 रखा है ना, 16 का स्क्वायर कर दो बटे 2 कर दो। तो आपको पता है 16 का क्या होता है, 256 होता है। अब इसको अगर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही, 128, यानी आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको डबल बार ए दे रखा है लेकिन आपका बी सही हो जाएगा, वो बी मान लेना है। ठीक, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या, 39 हो गया। अब 40 की बारी है। चलिए 40 वाले को भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। ये सब पहली बार देख रहे हैं तो ज़रा ढंग से देखना और सीख लेना, इसी प्रकार से आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए 40 हो गया ना, क्या हो गया, 39 हो गया। अब 40 की बारी है। यदि आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ए आपको दे रखा है 154, और आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका, त्रिज्याखंड का कोण। चलिए त्रिज्याखंड का फार्मूला होता है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बट्टे 360 और होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना आप। तो आपका ये कितना दे रखा है, 154, यस नो, थीटा हो गया 360 हो गया, गुणे पाई को ज्यों का त्यों रखते हैं। क्यों यहाँ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखेंगे क्या, 22/7। अगर पाई का मान नहीं इसमें है, ठीक है, तो हम ऐसे रखेंगे। अब चलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर हमारा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14, 7 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 2। अब देखिए 2 से ये भी कर सकता है, कितना बचेगा ज़रा बताओ, 300, 150 दूना 300 होता है, यानी हमारा कितना बचेगा, 180, 154 इधर भाग में कितना है, 180 है ना, 180 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। चलिए 180 इधर लिख देते हैं, और इधर हमारा क्या है, तो हमारा 14 और 22 है, तो इसको हम लिखेंगे 22 गुणे 14, और ये हमारा थीटा हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं, तो काटेंगे कितना, 11 दूना 22। चलिए 2 से पहले काट देते हैं, इसको 2 से काटते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या, 11 दूना 22 और 11 चौक 44, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 और 11 का नाम 11 बचे 4, 11 चौक 44, ठीक है, तो हमारा इतना बच गया। अब 2 से ये कट जाएगा, कितना 90 आ जाएगा ना। अब 14 से ये 14 कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, केवल हमारा बचा क्या, तो हमारा थीटा बराबर क्या बचा, 90। बहुत ही सिंपल था, आसानी से मान पता हो गया। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा 40 का आंसर क्या आ गया, बी, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। तो 40 हमारा हो गया बड़े आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, तो 40 हो गया 41 की।
चलिए उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात। चलिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो मानना है पहला अनुपात b1, दूसरा जो आयतन है वो b2। पहला आयतन b1, दूसरा आयतन b2, और इसका अनुपात आपको दे रखा है 64 अनुपाते, यानी 64/27। अब आयतन का फार्मूला आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 कर देना है, r1 कर देना है, और 4/3 पाई आर ये क्या कर देना है क्यूब, और ये 2 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से 64 आपका है, ये 27 हो ही जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये सेम मिला कट जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा r1/r2, और इस दोनों पर क्यूब है तो इस पर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 64/27 कर ही देते हैं, 64/27। इधर से अगर हम क्यूब हटाते हैं तो इधर घनमूल का चिन्ह लग जाता है। किसका चिन्ह? घनमूल का। ये देखिए अब आपका r1/r2 ये आपका आ गया है, r1/r2 आ गया है। इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये r1/r2 का अनुपात आ गया इतना। अभी इसमें हमें क्या कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जब ये कहेगा तो 4 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब वहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, वहाँ यहाँ 2 हो जाएगा, r1 हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, तो हमारा बचेगा केवल क्या, r1 और r2। तो इसका दोनों का स्क्वायर ही कर देना है, दोनों पर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 कितना आ जाएगा, ये 4 नहीं, ये हमारा 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 9। ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 16/9। अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान ही देना है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। चलिए आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि आपका जो लंबवृत्तीय बेलन होता है वो कैसे होता है, तो ध्यान देखिए, यह आपका लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा। बस इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक वृत्त छिपा होता है। ये देखिए, ये वृत्त होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वृत्त होता है। तो आपको यहाँ से आधार का जब कहे कि आधार का क्षेत्रफल कहे, तो आपको समझ लेना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। इधर आपको कितना दे रखा है, 9 पाई। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, अब आर इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट में 9 हो जाएगा। अब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। आपका ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अगर आपको व्यास निकालना है तो दुगना कर देना है। इसका व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, तो दोगुना कर दीजिए। चलिए 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। 42 नंबर हो गया। अब 43 नंबर पर बात करते हैं। वो क्या कह रहा है 43 नंबर, उसको भी देखते हैं। तो कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर। अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 नीचे फटाक से आ जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी हमारा 1/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी त्रिज्या हमारा ये आ गया। ठीक है, अब आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, 3 पाई आर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो चलिए 3 हो गया। अब पाई, चूँकि यहाँ आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, पाई 7 ही दे रखा है,
पाई को क्या दिया है, 7 ही दे रखा है, इसका मान नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, पाई को ऐसे रखना है। चलिए, और ये आपका है कितना, चलिए इसको हम बाद में लिख देते हैं, इसका पहले मान लिख देते हैं 1/4 का, स्क्वायर करेंगे, पाई को लास्ट में लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है 1/16, और ये हमारा पाई हो जाएगा। तो हमारा 3/, कितना हो जाएगा 16, और ये हमारा पाई हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ज़रा ध्यान से देखिए, तो हमारा ऑप्शन ये है बी। कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से मैंने आप लोग को करा के दिखा दिया। ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपका हो गया कौन सा, तो आपका ये था 43 नंबर। अब 44 नंबर सवाल पर बात करते हैं। 44 से वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें से आपको दे रखा है, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, और बाकी सब हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। फटाक से आंसर आ गया। अब चलिए 45 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो 45 नंबर हमारा कह रहा है, तो 45 नंबर हमारा कह रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। तो इसमें आपका जो दिख रहा है ऑप्शन वो क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर इसको लिखने का तरीका कहा जाए एक और, तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर लगा देंगे, उसको भी देख लेना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसमें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, ज़रा ध्यान से देखिए। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला आप जानते ही हो सर, क्या होता है ज़रा बताइए। तो सभी पदों का योग और पदों की संख्या। तो आपको जो आप जब जोड़ेंगे, तो आपका 1 से 9 तक जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, योग 45 आ जाएगा, और संख्या 9। तो 9 × 45 से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन है ज़रा देख के बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक, ये आपका बी सही हो जाएगा। अब चलिए 47 नंबर क्या कह रहा है, 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सम संख्या जो आपकी होगी वो कितनी होगी, 1 से 15 तक 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी, और इसको जब ऐड करेंगे तो 56 होगा। क्या होगा, 56। तो 8 × 7 = 56। चेक करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 8 आ जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसका भी बी एकदम राइट है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जो 48 है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। चलिए क्या कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य आपको दे रखा है कितना, 20.5 तथा माध्यिका है 20, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला जो होता है अभी आपको दिखाया था, यहाँ ऑप्शन में बताया था। चलिए उसको हम कैसे लगाते हैं, फार्मूले के माध्यम से। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप सिंपल तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो आपका होता है 3 माध्यिका, क्या होता है, माध्यिका, और -2 समांतर माध्य, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ हम रखेंगे क्या, तो 3 × 20 आपको दे रखा है, -2 × 20.5। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और माइनस अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा ज़रा बताओ। तो 10 में से ये हमारा जब जाएगा तो इधर आएगा 9 बचेगा, और इधर हमारा कितना, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 19 आ गया ना। अब कौन सा ऑप्शन है ज़रा ध्यान से देखिए। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से ये भी हो गया, तो सी हो गया। अब देखिए ये था हमारा कौन सा 48, 49 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रथम 10 आभास पूर्णांकों की माध्यिका होगी। चलिए तो ये आपको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, स्क्रीन पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये इसका जो आंसर होगा आपका
12। जो इसका माध्यिका होगा वो क्या हो जाएगा 12, यानी आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने वहाँ दिखाया है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, टाइम अधिक लगेगा, इसमें थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, तो आपको देख लेना है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है उसको आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।